वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो दोस्तों, आज का हमारा जीएसटी रिवीजन का टॉपिक है असेसमेंट एंड ऑडिट। असेसमेंट ऑडिट ये चैप्टर स्टूडेंट कहते हैं कि थ्योरेटिकल है, लेकिन मैं कहूँगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम आज इसको पूरा अच्छे से रिवाइज करेंगे। साथ साथ में मैं आपको ये बता दूं कि ये टॉपिक पे कभी कभी जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आप ये टॉपिक मैं जो अभी चार्ट दूंगा इतना भी पढ़ लो, बस इतना ही पढ़ो, और इसके बाद एग्जाम के क्वेश्चंस, क्वेश्चन से आरटीपी के क्वेश्चंस अगर आप ये देख लेते हो तो यस, जो भी एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है आप आसानी से लिख सकते हो और इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखो बेटा, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जैसे आईटीसी हुआ एंड अदर चैप्टर्स, तो ये चैप्टर में बहुत सी बार टाइम पे कोई ट्रिकी एडजस्टमेंट आती है और आपको क्लिक नहीं होती है। और ये चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे असेसमेंट, ऑडिट, जॉब वर्क वगैरह, जहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं और अगर आप पढ़ के जाओगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। और ये जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, ये टॉपिक में मैं ये कहूँगा कि मेरे चार्ट भी पढ़ लिए तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, सारे पॉइंट्स आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो चलिए, रिवीजन स्टार्ट करने के पहले आपको एक बात बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट मैंने दी है। हमने अभी तक जीएसटी में सारी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ख़त्म कर दिए, जैसे सप्लाई। उसके बाद में अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं तो लिस्ट में यस, सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी, आरसीएम, ईसीओ, प्लेस ऑफ सप्लाई, कंपोजिशन स्कीम, रिफंड, एग्जम्पशन, टाइम ऑफ सप्लाई, अराउंड 10 टॉपिक्स हमने ख़त्म कर दिए, जिसके ऊपर आउट ऑफ 80 मार्क्स यहाँ पे 45 के आसपास वेटेज होता है। तो यस, ये टॉपिक अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो किसका वेट कर रहे हो? फटाफट मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, थिंक जीएसटी, थिंक विशाल सर, और ये सारे टॉपिक्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है और इससे रिलेटेड चार्ट्स भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में वन स्टॉप सॉल्यूशन लिंक मिल जाएगी, जिसकी पीडीएफ यहाँ मिल जाएगी, और फिजिकल कॉपी आपको लेना है तो आप हमारे वेबसाइट से ले सकते हो चार्ट्स की। आई होप आपको ये चार्ट जो है बहुत हेल्प कर रहे होगे पढ़ने के लिए, और मुझे पता है बेटा धीरे धीरे आपको समझ जाएगा कि चार्ट बुक जो हमारी बन रही है और ये चार्ट जो मैं आपको दे रहा हूँ, और कि ये आपको एक पूरा बर्ड व्यू देते हैं और सारे सेक्शन के कनेक्शन कैसे ये बताते हैं। चलो यहाँ पे तो बाकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी है, वो देख लेना। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं हमारे रिविजन पे। आ जाइए, टॉपिक है असेसमेंट, ऑडिट, सर्च एंड सीजर। अब देखो मैंने ये चार्ट को कैसे अरेंज किया, पहले चार्ट को समझ लो और सारे सेक्शंस के कैसे कनेक्शन लगाए हैं। पढ़ने के दो तरीके होते हैं जब आप रिवाइज करते हो। एक समरी बुक होती है जिसमें सेक्शन वाइज पॉइंट्स पढ़ लिए, वो भी एक अच्छा तरीका है कि भाई वो पॉइंट्स पढ़ लिए जिसको आदत होती है, ओके। और एक होता है चार्ट। मेरे चार्ट में समरी तो दी ही है, साथ साथ में कौन सा सेक्शन कहाँ अप्लाई होता है, ओके, और कब आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी जाती है, इन्वेस्टिगेशन पावर कैसी होती है। तो आप ये समरी तो पढ़ ही रहे हो, सेक्शन के सारे कनेक्शंस लगाए हुए, पूरा आपको बर्ड हाई व्यू मिल जाता है और कॉम्प्रेहेंसिवली सारी चीज़ें कवर हो जाती है। तो कौन सा सेक्शन कहाँ से आया, उसकी लिंकिंग क्या है, और यहाँ से ये सेक्शन का जन्म हुआ, और कब अपनी ये सेक्शन अप्लाई करना, कब वो सेक्शन अप्लाई करना, इसके ऊपर बहुत अच्छा हमारा डिस्कशन हो जाता है। तो चलिए, ओके, तो आपकी डिफरेंट केसेस में अप्लीकेबिलिटी भी ये चार्ट से आपको समझ में आती है, और डेफिनेटली एक पेज में पूरा चैप्टर कवर होने का सेटिस्फैक्शन तो और अलग ही मिलता है। चलो ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंटल पावर। पहले देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और इन्वेस्टिगेटिव पावर। सर दोनों में क्या फ़र्क है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में ऐसा होता है कि आपके रिकॉर्ड के बेस पर, आपके रिटर्न के बेस पर सारा असेसमेंट चेकिंग हो जाता है, एग्जामिनेशन होता है, और अगर उसमें कोई यहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज मिली या ऐसा कुछ पता चला कि भाई कुछ छुपाया गया, आपने जो भी रिकॉर्ड सबमिट किए, पहले आप पे भरोसा किया जाता है कि आप सारे रिकॉर्ड सबमिट करो, हमें कोई डिस्क्रिपेंसीज मिली तो भाई साहब छोड़ेंगे नहीं। फ्रॉड करना पाप नहीं है, पकड़े जाना पाप है, ठीक है। तो ये जो है, और दूसरा इन्वेस्टिगेशन पावर। इन्वेस्टिगेशन मतलब ऑफिसर सर्वे करेगा या फिर सर सीजर इंस्पेक्शन करेगा, और ये इन्वेस्टिगेशन पावर जो है यूज़ की जाती है जब स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हो या रिजनेबल ग्राउंड हो कि आपने कुछ छुपाया हुआ है।
ठीक है। तो ऐसे दो पावर डिपार्टमेंट की होती है। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम लॉ पढ़ रहे थे कि भाई क्या हमें करना चाहिए। अब हमने जो भी लॉ में कहा गया कि भाई आईटीसी की प्रोविजन, प्लेस ऑफ सप्लाई की प्रोविजन, जो भी कहा गया कि भाई ये लॉ फॉलो करो और इसका जीएसटी आप दे दो। लेकिन अगर हमने फॉलो नहीं किया तो डिपार्टमेंट क्या क्या कर सकता है, तो ये डिपार्टमेंट की पावर जो है हम यहाँ देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में यहाँ पे असेसमेंट, ऑडिट और एक्सेस टू द प्रीमाइसेस, ओके, ये तीन लेयर। और इन्वेस्टिगेटिव पावर फिर मैं नीचे ले लूँगा, नीचे इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, ये इन्वेस्टिगेशन पावर में जाता है। तो यहाँ पे असेसमेंट यानी क्या, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। असेसमेंट की डेफिनेशन अगर हम यहाँ पे लें तो असेसमेंट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, ये अंडरलाइन करो। बस आपने जो टैक्स निकाला, क्योंकि इंडिया में सेल्फ असेसमेंट है, पहला चांस टैक्स पेयर को कि तू निकाल क्या है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी अंडर दिस एक्ट इंक्लूडिंग सेल्फ असेसमेंट, रीअसेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, समरी असेसमेंट एंड बेस जजमेंट असेसमेंट, सारे असेसमेंट के अलग अलग टाइप एक ही वर्ड में आएगी, असेसमेंट। यानी पूरे जीएसटी में जहाँ पे भी वर्ड यूज होगा ना असेसमेंट, असेसमेंट में सारे असेसमेंट जो अलग अलग टाइप्स में आप भी पढ़ाने वाला हो वो लिया जाएगा। चलिए अब देखो असेसमेंट को कैसे देखना कि भाई अगर आप काउंसलर हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, तो डिपार्टमेंट क्या एक्शन ले सकता है भाई साहब। तो पहले हम देखेंगे कि आप रजिस्टर्ड हो क्या जीएसटी में, और दूसरा आप यूआरपी हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, लेकिन आप ऐसा सप्लाई कर रहे हो जिसके ऊपर जीएसटी आता है, या आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो क्या एक्शन हो सकती है। क्लाइंट बैठा है, क्या तूने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, अरे भाई साहब तूने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया और जहां तक देखा जाए तो तेरा टर्न और क्रॉस कर दिया है, अब तेरे पे क्या क्या एक्शन हो सकते हो, डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, ये आपको नॉलेज होना जरूरी है कि नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं रजिस्टर्ड पर्सन और दूसरा यहाँ पे बेस जजमेंट असेसमेंट। पहले रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में असेसमेंट कैसे होता है वो देख लेते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट होता है सेक्शन 59 से, तो सबसे पहले 59 देख लेंगे। ओके, 59 से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। फाइलिंग ऑफ रिटर्न, अगर आप रिटर्न जो है, रिटर्न फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न कोई टैक्स पेयर फाइल कर रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, पहले आप अपना खुद सेल्फ असेसमेंट करो रिटर्न में। यानी आपको बाय लॉ जो भी आपने लॉ पढ़ा होगा, आपके काउंसलर ने पढ़ा होगा, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी ने पढ़ा होगा, तो वो लॉ फॉलो करे और आप अपनी सेल्फ लाइबिलिटी फिक्स करो। पहले आप बताओ क्या है आपकी सेल्फ लाइबिलिटी, और उसका रिटर्न फाइल करो फॉर अ टैक्स पीरियड। फिर जीएसटीआर 3B वगैरह में आप रिटर्न फाइल करोगे, ठीक है, खत्म, ये सेक्शन ओवर, 59 इज ओवर कि यू आर टू सेल्फ असेस योर टैक्स लाइबिलिटी एंड फाइल इन द रिटर्न। अब आपने रिटर्न तो दे दिया, रिटर्न देने के बाद नीचे अब ये देखो चार्ट, दोनों पेज एक साथ लेता हूँ, बहुत अच्छा फ्लो आपको दिखेगा कि आपने तो रिटर्न दे दिया। अब सेक्शन 60 क्या कहता है, सेक्शन 60 कहता है प्रोविजनल असेसमेंट। ओके, अब दो चीजें होती है, एक तो आप सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो या फिर आप प्रोविजनल असेसमेंट करना चाहते हो। अब ये प्रोविजनल असेसमेंट क्या होता है बेटा, आप प्रोविजनल असेसमेंट करना चाहते हो, ठीक है। अब प्रोविजनल असेसमेंट वहाँ होता है, नाम ही कहता है प्रोविजनल, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो आपको मंथली टैक्स असेस करना पड़ता है जीएसटीआर 3B में, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसलिए आपको प्रोविजनल बेसिस पे करना है। मतलब मैं वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूँ या रेट डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूँ। गवर्नमेंट कहती है दो ही मेजर प्रॉब्लम होते हैं, आइदर तुम वैल्यू फिक्स नहीं कर पा रहे हो, कोई भी रीजन हो, या आप रेट फिक्स नहीं कर पा रहे हो, कोई भी रीजन हो। तो अगर आप ये चीज नहीं कर पा रहे हो तो आप प्रोविजनल बेसिस पे असेसमेंट कर सकते हो। देखो प्रोविजनल असेसमेंट, इफ टैक्सेबल पर्सन इज अनेबल टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ सप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड अप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स। समझ लो मैं ऑफिसर के पास गया और मैंने कहा कि भाई सर मेरा एक कंसाइनमेंट है, अंडर प्राइस एस्केलेशन क्लॉज है, एक प्रोजेक्ट को मैं सप्लाई कर रहा हूँ, कुछ मटेरियल सप्लाई कर रहा हूँ या मैं कोई सर्विस दे रहा हूँ और अभी तक वैल्यू फिक्स नहीं हुई है, पर सप्लाई हम दे रहे हैं, पर निगोशिएशन चालू है, सप्लाई इस मंथ में हो गया है, अब इसकी वैल्यू क्या लेना, या फिर कोई जीएसटी रेट अभी तक फिक्स नहीं हुआ है क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ कि मेरा ये कोड में जाएगा या वो कोड में जाएगा, HSN कोड कौन सा लूँ, तो मैं कंफ्यूज हूँ। तो मैं प्रोसेस क्या है कि गवर्नमेंट के लिए ठीक है, आप कंफ्यूज हो, अनेबल टू डिटरमाइन है वैल्यू या रेट, तो आप हमारे ऑफिसर के पास जाओ और ऑफिसर से थोड़ी बातचीत करो। तो अब देखो आगे क्या है, ही शैल रिक्वेस्ट टू द पीओ जहां पे भी वर्ड आएगा प्रॉपर ऑफिसर, बाय फर्निशिंग एप्लीकेशन स्टेटिंग रीजन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, एप्लीकेशन फाइल करेगा और क्या रीजन है प्रोविजनल असेसमेंट का वो बताएगा, आइदर वैल्यू का या रेट का। आफ्टर आस्किंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, ध्यान से देखना, आफ्टर आस्किंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स पीओ शैल एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिक्वेस्ट by an order within 90 days from the date of receipt of request. If PA is accepted then value or rate is specified by PO. अब देखो
ओके, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, समझ लो आपने आपका एप्लीकेशन है, अब तो ऑनलाइन होता है पर समझ लो आपका एप्लीकेशन आ गया, आपका देखा क्या रीज़न है क्या नहीं है, ऑफिसर कहेगा कि यार ये तो हो सकता है ना, क्यों आप प्रोविजनल असेसमेंट कर रहे हो, ये वैल्यू लो, बात खत्म करो। ये दूसरा, हाँ हाँ जिन्होंने प्राइस एस्केलेशन क्लॉज है, वैल्यू अभी आप फिक्स नहीं कर सकते, ओके वॉट एवर इट में भी, तो जो भी रीज़न होगा ऑफिसर कहेगा ठीक है एक्सेप्टेड, योर एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड, ये ऑनलाइन होता है। और फिर अब एक्सेप्टेड तो क्या, क्योंकि मुझे तो ड्यू डेट में टैक्स देना है, अगले महीने की 20 तारीख तक टैक्स देना है, ओके और अभी क्या प्रोविजनल में कर रहा हूँ, तो ये केस में ऑफिसर आपको ऑर्डर देता है कि ठीक है इतना वैल्यू ले लो, अभी का प्रोविजनल बेसिस पे इतना वैल्यू ले लो, या रेट का इशू होगा तो इतना रेट ले लो। तो ये प्रोविजनल बेसिस पे वैल्यू कौन डिसाइड करता है या रेट कौन डिसाइड करता है, तो ये ऑफिसर डिसाइड करता है। ओके तो ये बड़ा ये जो है ना यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इफ प्रोविजनल पीए इज एक्सेप्टेड देन वैल्यू और रेट इज स्पेसिफाइड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। अब ऑफिसर क्या कहता है, देख भाई अभी तो हम प्रोविजनल कर रहे हैं, फ्यूचर में हो सकता है कि टैक्स बढ़ जाए, हो सकता है कम भी हो जाए, दोनों पॉसिबिलिटी है। आपने कहा हाँ सर, तो बढ़ेगा तो फिर क्या, तू तो सप्लाई कर रहा है, गुड्स तो हमारे कंट्रोल के बाहर चले गया, तो और तू सप्लाई तो अभी कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में तुझे बॉन्ड देना पड़ेगा। अब ये प्रोसेस समझ लो, प्रोविजनल असेसमेंट में आपको ड्यूटी ड्यू डेट को ही देनी पड़ती है। लेट्स टेक एग्जांपल, 15 अप्रैल को आप ऐसा सप्लाई कर रहे हो, सुनना ध्यान से, 15 अप्रैल को ऐसा सप्लाई कर रहे हो, सीमेंट सप्लाई कर रहे हो कोई प्रोजेक्ट के लिए, अंडर प्राइस एस्केलेशन क्लॉज, वैल्यू अभी तक फिक्स नहीं हुई है, पर रिमोल 15 अप्रैल का ही है। आप प्रोविजनल असेसमेंट के लिए गए और ऑफिसर ने कहा कि ठीक है ये वैल्यू पे असेसमेंट कर लो, आपने वो वैल्यू पे असेसमेंट कर लिया, या कोई सर्विस है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस या कोई, अभी तक वैल्यू फिक्स नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में ओके तुमको टैक्स तो ड्यू डेट को ही देना है, यानी अप्रैल की ड्यू डेट क्या हुई, अगले महीने की 20 तारीख, तो टैक्स तो ड्यू डेट को ही देना है। ऐसा नहीं कि टैक्स आगे डेफर्ड हो जाता है, नो नो नो, ड्यू डेट को ही देना है। लेकिन बेटा आपको जो टैक्स अगले महीने की 20 तारीख को देना है, वो जो प्रोविजनल वैल्यू फिक्स होगी या प्रोविजनल टैक्स फिक्स होगा उसके बेस पर देना है, तो पेमेंट हो जाएगा, बट वो पेमेंट प्रोविजनल वैल्यू या प्रोविजनल रेट के बेसिस पे होगा। पर ऑफिसर क्या बोल रहा है कि भाई देख आगे फाइनल असेसमेंट तो होगा ना, तो फाइनल असेसमेंट जब होगा तो उसमें जहां तक देखा जाए तो रेट बढ़ गए, तो क्योंकि हम जब हम फाइनल करेंगे सारी चीज़ों को कंसीडर करेंगे, या वैल्यू बढ़ गया तो क्या होगा, तो ऐसे केस में यहाँ पे ऑफिसर आपसे बॉन्ड लिखवा के लेता है, एक डॉक्यूमेंट होता है या ऑनलाइन डॉक्यूमेंट बॉन्ड लिखवा के लेता है कि भाई आप जो है डिफरेंशियल पे करोगे, तो ऑर्डर इंडिकेट रेट्स वैल्यू और बॉन्ड एंड सिक्योरिटी, जिस वो बैंक गारंटी के साथ भी अटैच कर लेता है, सिक्योरिटी रहती है। द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी शैल बी लेस देन और इक्वल्स टू 25% ऑफ अमाउंट कवर्ड अंडर द बॉन्ड। तो ऑफिसर कहता है देखिए काम कर यार, मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंस इतना आ सकता है, तो जो भी अमाउंट ऑफिसर फिक्स, बॉन्ड की अमाउंट भी ऑफिसर फिक्स करता है, तो जो भी बॉन्ड की अमाउंट समझ लो भाई, तो एक काम कर 20 लाख का बॉन्ड दे दे, वो डॉक्यूमेंट है, वो टैक्स नहीं है, टैक्स जो प्रोविजनल बेसिस पे देना था वो दे दिया, एक फ्यूचर में एक्स्ट्रा टैक्स आ सकता है, इसलिए 15 लाख का बॉन्ड दे दे, और वो 15 लाख के बॉन्ड की 25% सिक्योरिटी दे दे, बैंक गारंटी दे दे, तो जो भी 15 लाख का 25% आएगा उसकी सिक्योरिटी दे दे, तो वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ना। फिर क्या होगा, फिर फाइनल असेसमेंट होगा बाय प्रॉपर ऑफिसर। फाइनल असेसमेंट, अब भाई प्रोविजनल हुआ है उसको तो फाइनल करना पड़ेगा ना, तो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं टैक्स पेयर को, और प्रॉपर ऑफिसर जिसने प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर दी वो 6 महीने में कंप्लीट करेगा। लेकिन समझ लो 6 महीने से थोड़ा लेट हो रहा है, तो फिर आपको ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, वो एक्सटेंड कर सकता है फॉर फर्दर 6 मंथ्स, और कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है 4 ईयर्स तक। तो अब 1 साल तक भी नहीं हुआ, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत लंबा चल रहा है, मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहा हूँ, मैं सीमेंट सप्लाई कर रहा हूँ, और प्रोजेक्ट बड़ा लंबा चल रहा है, अभी तक प्राइजेस फिक्स नहीं हुई है, हाँ ओके, तो वो केस में ऑफिसर जो है एक्सटेंड कर सकता है 4 ईयर्स, यानी टोटल 5 ईयर्स तक प्रोविजनल असेसमेंट चल सकता है, पहला 6 मंथ्स, एक्सटेंशन 6 मंथ्स, और आगे 4 ईयर्स, ऐसे 5 ईयर्स तक चल सकता है। फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास बाय रिस्पेक्टिव ऑफिसर आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट सच इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर फाइनल असेसमेंट। अब आपका एक सवाल होगा, सर प्रोविजनल असेसमेंट का फायदा क्या है, ये तो बताओ। प्रोविजनल असेसमेंट का फायदा ये है कि यहाँ पे अगर तुम्हारा बाद में शॉर्ट पेमेंट पता चला, क्योंकि फाइनल वैल्यू ज़्यादा हुई, फाइनल रेट ज़्यादा हुआ, और शॉर्ट असेसमेंट पता चला, तो वो केस में आपको लेट फी पेनल्टी नहीं लगती है, क्योंकि जो भी आपने किया ऑफिसर को पूछ के किया, तो लेट फी पेनल्टी तो आपको नहीं लगेगी, इंटरेस्ट लगता है पर लेट फी पेनल्टी आपको नहीं लगती है। तो ये फाइनल असेसमेंट ऑफिसर विद इन दिस टाइम लिमिट कर लेगा। अब देखो
दो सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। एक क्या कि फाइनल असेस टैक्स, एफएटी मतलब क्या, तो एफएटी मतलब फाइनल असेस टैक्स और पीएटी मतलब प्रोविजनल असेस टैक्स। लिखना है तो किसी कोई लिख सकता है। तो आपका एफएटी इज मोर देन पीएटी, तो ऑब्वियस है अगर एफएटी मोर देन पीएटी तो डिफरेंशियल टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो ऑफिसर अब फाइनल ऑर्डर कर रहा है 6 महीने के अंदर या एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर, और वो कह रहा है कि तुम्हारा फाइनल वैल्यू ये है, रेट ये है, चलो तुमने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए वो डॉक्यूमेंट के बेस पर ये फाइनल असेसमेंट हुआ। तो एफएटी इज मोर देन पीएटी, तो डिफरेंशियल टैक्स देना पड़ेगा। इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18% पर एनम से, 18% पर एनम डे बेसिस पे कैलकुलेशन होगा, जैसे पेमेंट ऑफ टैक्स में डे बेसिस पे कैलकुलेट होगा। ये इंटरेस्ट पीरियड देखो क्या, फ्रॉम द फर्स्ट डे आफ्टर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। अब देखो अप्रैल का असेसमेंट हुआ था, अप्रैल का असेसमेंट हमने टैक्स दिया था प्रोविजनल बेसिस पे 20 मई को, 20 मई को हमने टैक्स दिया था पर वो प्रोविजनल दिया। फिर जब आगे जब भी फाइनल असेसमेंट हुआ, समझ लो फाइनल असेसमेंट ओके कौन से मंथ का, अप्रैल का, अप्रैल का फाइनल असेसमेंट हुआ। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त में हुआ फाइनल असेसमेंट अप्रैल का। तो जब अगस्त में हुआ तो डिफरेंशियल टैक्स देना आया। अगर डिफरेंशियल टैक्स देना आया तो 21 मई से, ध्यान सुनना, 21 मई से जब तक आप पेमेंट नहीं करते हो, अभी तो फाइनल असेसमेंट हुआ, बाद में आप पेमेंट करोगे, तो 21 मई से जब तक आप पे नहीं करते हो तब तक डिफरेंशियल अमाउंट पे टैक्स लगाया जाएगा, टिल द डेट ऑफ पेमेंट टैक्स लगाया जाएगा। आई होप ये जब फाइनल टैक्स देना पड़ रहा है, समझ लो आपका फाइनल असेस टैक्स प्रोविजनल से कम आए तो क्या होगा, तो वो केस में आपको रिफंड मिल जाएगा। रिफंड सब्जेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। यस, ये डॉक्ट्रिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या कि तुमने अगर किसी को बर्डन पास ऑन नहीं किया होगा तो रिफंड मिलेगा। अगर रिफंड चैप्टर याद होगा तो दिस इज वन ऑफ द सिचुएशन ऑफ रिफंड। ओके, प्रोविजनल असेसमेंट वन ऑफ द सिचुएशन ऑफ रिफंड। इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट देगी 6% पर एनम से, लेकिन अगर आपको रिफंड का पहला चार्ट याद होगा तो जिस दिन आपका अप्लीकेशन आया रिफंड का, मतलब देखो क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पे जून अगस्त में फाइनल असेसमेंट हुआ और आपका रिफंड बनता है, फिर आप अप्लीकेशन दोगे तो समझ लो 25 अगस्त को आपने अप्लीकेशन दिया, सुनना 25 अगस्त को आपने अप्लीकेशन दिया, तो 25 अगस्त से जिस दिन आपने अप्लाई किया रिफंड के लिए इन आरएफडी 01, याद करो अगर रिफंड का रिवीजन किया होगा आपने मेरे साथ, तो आरएफडी 01 में जिस दिन अप्लाई किया फाइनल असेसमेंट के बाद, उस दिन से 60 डेज में अगर रिफंड नहीं आया तो इंटरेस्ट मिलेगा, और वो भी 61th डे से मिलेगा। मतलब रिफंड इज नॉट पेड विद इन 60 डेज ऑफ एप्लीकेशन, देन इंटरेस्ट इज पेबल फ्रॉम 61 डे टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ रिफंड बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो ये था रिगार्डिंग टू रिफंड। और यहाँ के गवर्नमेंट की चालाकी देखो, अगर हमारे से लेना है तो 18%, वो भी कब से, 21 से, यानी वो भी कब से बेटा, तो ये 21 से रिफंड ले लेगी टिल द डेट ऑफ पेमेंट, और वो देगी तो क्या रेट से देगी, 6% पर एनम, कब से, फाइनल असेसमेंट होने के बाद जब आप अप्लाई करोगे, और जिस दिन आपने अप्लाई किया वहां से 60 डेज में अगर रिफंड प्रोसेस नहीं हुआ तो 61th डे से रिफंड देगी। वाह रे वाह भाई साहब। रिलीज ऑफ सिक्योरिटी, आपने पेमेंट कर दिया तो 7 दिन के अंदर आपने जो बॉन्ड दिया था वो रिलीज हो जाएगा। तो ये प्रोविजनल असेसमेंट की प्रोविजंस थी। ओके, ये अच्छे से करके जाना, इसके ऊपर बहुत सी बार क्वेश्चन पूछे। कब, वैल्यू और रेट। आपको पीओ को अप्लाई करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा। पीओ बाय एन ऑर्डर विद इन 90 डेज एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। यहाँ पे अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वैल्यू और रेट प्रोविजनल बेसिस पे पीओ फिक्स करेगा। आपको बॉन्ड देना पड़ेगा, मिनिमम सिक्योरिटी 25% देनी पड़ेगी। फाइनल असेसमेंट आपका 6 महीने, एक्सटेंशन 6 महीना, और मैक्सिमम कमिश्नर 4 ईयर्स तक एक्सटेंशन कर सकता है। उसके बाद में आपका फाइनल असेस टैक्स इज मोर देन प्रोविजनल असेस टैक्स, और फाइनल असेस टैक्स इज लेस देन प्रोविजनल असेसमेंट टैक्स। तो ऐसे केस में आपको डिफरेंशियल टैक्स या रिफंड मिल जाएगा। इंटरेस्ट का टाइम पीरियड अच्छे से पढ़ के जाना, और यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी रिलीज हो जाएगी। तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू प्रोविजनल असेसमेंट। चल, अब देखो आपने यहां पे सेल्फ असेसमेंट तो कर लिया, मतलब आपका असेसमेंट कंप्लीट था, आपने सेल्फ असेसमेंट कर दिया और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज क्लियर थी, वैल्यू और रेट। या फिर आपने प्रोविजनल असेसमेंट करके रिटर्न दे दिया। रिटर्न तो देना ही पड़ता है आपको, क्योंकि प्रोविजनल टैक्स भी देना पड़ता है, रिटर्न भी देना पड़ता है। सिर्फ डिफरेंशियल अमाउंट बाद में दो, उसमें इंटरेस्ट तो लगता है लेकिन सिर्फ आपको बेनिफिट मिलता है कि आपको लेट फी, पेनल्टी वगैरह नहीं लगती है इन केस ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। उसके बाद में अब आपका रिटर्न चले गया, पोर्टल पे आपने फाइल कर दिया। आगे क्या होगा, आगे आता है सेक्शन 61 स्क्रूटिनी ऑफ असेसमेंट। देखो फ्लो कितना अच्छा है हमारे चार्ट में। आगे आता है स्क्रूटिनी असेसमेंट। अब ये स्क्रूटिनी असेसमेंट जो है यहाँ पे
अब वर्डिंग्स देखो क्या है, प्रॉपर ऑफिसर शैल वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ रिटर्न विथ रिस्पेक्ट टू अवेलेबल इन्फॉर्मेशन विथ हिम। अब भाई आपने तो रिटर्न दे दिया ना, अब रिटर्न तुम्हारा सही है कि नहीं है, जैसे मैं बहुत सी बार क्लास में कहता हूँ, ओके यहाँ पे जस्ट इसको फनी इसमें लेना कि फ्रॉड करना पाप नहीं है, पकड़े जाना पाप है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ तक देखा जाए कि तुमने रिटर्न दिया, फिर ऑफिसर के पास जो भी रिकॉर्ड्स है तुम्हारे से रिलेटेड, इनकम टैक्स के रिकॉर्ड या अदर रिकॉर्ड या आपके रिटर्न के GST-R1, ओके, आपका 2B वगैरह, जो पोर्टल पे आपसे रिलेटेड रिकॉर्ड्स अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उस पर वो वेरीफाई करेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में क्या आता है कि वो आपके यहाँ सर्वे सर सीजर के लिए नहीं आ रहा है, उसको ऐसे कोई रिजनेबल डाउट है ही नहीं, पर आपने जो दिया वो तो वो चेक करेगा, जिस जो जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है उसके बेस पर, तो यस वो चेक करेगा। अगर उसमें डिस्क्रिपेंसीज मिलती है तो आपको नोटिस इशू करेगा और आपको 30 दिन के अंदर उसका रिप्लाई देना पड़ेगा। तो सेक्शन 61 की नोटिस आएगी कि भाई ये डिफरेंस पता चल रहा है, तुम्हारे GST-R1 3B में ये डिफरेंस पता चल रहा है, 2B में और 3B में ये डिफरेंस पता चल रहा है, या फिर ये जो डिफरेंस है तुम्हारे ITC क्लेम और मिसमैच आ रहा है कि 2B में क्या है, तो ये एक्सप्लेन करके दो, उसकी नोटिस आपको देगा सेक्शन 61 की स्क्रूटिनी। ओके, यहाँ पे या फिर इनकम टैक्स के साथ रिकनसाइल नहीं हो रहा है तो ये 30 डेज में आपको नोटिस देगा, जो भी उसके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके बेस पर। अब इसमें 3 बातें हो सकती है। कौन सी 3 बातें होगी? पहली, सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन गिवन बाय RP। रजिस्टर्ड पर्सन ने यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दे दिया कि भाई 2B में मेरा क्रेडिट जो है और एक्चुअल 3B में जो मैंने क्लेम किया, इसका रीज़न जो मिसमैच जो आया, तो उसने कहा कि भाई ये RCM का क्रेडिट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसने एक्सप्लेन किया। तो अगर वो सेटिस्फैक्ट्री है तो एक्शन नहीं लिया जाएगा। एंड इन्फॉर्म टू RP कि भाई ठीक है, ऑफिसर इन्फॉर्म कर देगा RP को, रजिस्टर्ड पर्सन को, कि यूर एक्सप्लेनेशन इज सेटिस्फैक्ट्री, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लूँगा। या डिस्क्रिपेंसीज एक्सेप्टेड बाय RP, या उसने एक्सेप्ट कर लिया RP ने कि हाँ सर ये गलती हुई और कि ये डिस्क्रिपेंसीज है, मेरे से गलती हुई है, तो डिफरेंशियल टैक्स दे दो, इंटरेस्ट दे दो और ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दो कि भाई मैंने टैक्स और इंटरेस्ट दे दिया, दैट्स ऑल, खत्म, बात को वही खत्म कर दो। या डिस्क्रिपेंसीज नॉट एक्सेप्टेड बाय RP बहुत ही कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसका काउंसलर कॉन्फिडेंट है कि नहीं नहीं हमने जो किया वो सही है, डिस्क्रिपेंसीज है ही नहीं, और नॉट करेक्टेड आफ्टर एक्सेप्टेंस बाय RP। दो चीजें, एक तो उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, एक्सेप्ट करने के बाद करेक्ट नहीं किया अभी तक, तो फिर प्रॉपर ऑफिसर अपनी एक्शन इनिशिएट करेगा। ओके, तो प्रॉपर ऑफिसर अपनी एक्शन जो इनिशिएट करेगा वो कौन से सेक्शन में? अब उसके पास सेक्शन की पावर है, वो 65 में ऑडिट करवा लेगा आपका, अगर उसको लगा कि नहीं, एक बार कंफर्म कर लेते कि सच में डिस्क्रिपेंसीज आ रही है नहीं आ रही है, एक बार जो नॉलेजेबल लोग हैं उनसे ऑडिट करवा लेते हैं, या स्पेशल ऑडिट करवा लेते हैं फॉर CA-CM में, या फिर इंस्पेक्शन, अब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जाके इंस्पेक्शन सर सीजर करेंगे, अब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, या फिर वो 73, 74 या 74A। अब देखो 74A जो है ये नवंबर 25 या ऑनवर्ड्स अप्लीकेबल होगा, मई 25 का अप्लीकेबल नहीं है, तो 73, 74 में एक्शन लेगा। 74A दिया है मैंने, पर नवंबर 24, गलती से सॉरी, नवंबर 25 और ऑनवर्ड्स अप्लीकेबल है। ओके, तो मई 25 का अप्लीकेबल नहीं है। तो जहाँ तक है ये हमने ले लिया स्क्रूटिनी असेसमेंट, इस तरह से वो कोई भी सेक्शन में एक्शन ले सकता है। यहाँ पे ये स्क्रूटिनी असेसमेंट हमने खत्म किया। फिर यहाँ एक असेसमेंट और दिया है सेक्शन 64, वो समरी असेसमेंट, थोड़ा मैं लेता हूँ बाद में। अब ये तो देखो फ्लो कैसा था, आप रजिस्टर्ड हो, फ्लो देखना, आप रजिस्टर्ड हो, आप रजिस्टर्ड होने के बाद आप जो है यहाँ पे रिटर्न फाइल कर रहे हो, सेल्फ असेसमेंट किया होगा या प्रोविजनल असेसमेंट किया होगा, और स्क्रूटिनी असेसमेंट तभी स्टार्ट होगा जब आपने रिटर्न फाइल कर दिया हो। रिटर्न के बिना स्क्रूटिनी असेसमेंट नहीं होता है, और उसकी डिस्क्रिपेंसीज आपकी रिटर्न के बेस पर करेक्ट हो गई तो अच्छी बात, पे हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो आपके अगेंस्ट में एक्शन होगा। अब मैं वापस आना चाहूँगा इस पे कि आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, पहले पार्ट पे कि आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, ठीक है, और आप रिटर्न ही नहीं दे रहे हो। ओके, रजिस्टर्ड पर्सन होने के बाद रिटर्न देना जरूरी होता है और आप रिटर्न ही नहीं दे रहे हो, तो वो सिचुएशन में अब सेक्शन 62 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम कि भाई आपके पास कभी ऐसा क्लाइंट आ गया कि भाई रजिस्टर्ड तो है पर रिटर्न ही नहीं फाइल कर रहा है, तो ऑफिसर क्या एक्शन लेता है? इसको हम बेस जजमेंट असेसमेंट ऑफ सेक्शन 62 भी कहते हैं। अब ये बेस जजमेंट असेसमेंट क्या है? पहले तो ओके, वेयर RP फेल्स टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 39 और सेक्शन 45 फाइनल रिटर्न, तो एक ऑटो जनरेटेड नोटिस सेक्शन 46 की जाती है कि भाई 15 दिन के अंदर रिटर्न भरो। एक नोटिस पोर्टल से ही आती है आपको कि 15 दिन के अंदर रिटर्न भरो, ड्यू डेट के बाद वो ऑटो जनरेट आती है। अगर 15 डेज में तुमने रिटर्न नहीं दिया तो अब ऑफिसर आगे की एक्शन क्या ले सकता है? तो
ऑफिसर बेस जजमेंट कर लेगा, उसके ऑर्डर दे देगा, और ये बेस जजमेंट विद इन 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर विच फॉर विच टैक्स इज नॉट पेड। अब देखो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लो फाइनेंशियल ईयर है 25-26, सुनना फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, तो फाइनेंशियल ईयर है 25-26, तो इसका ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न कब आएगा, तो 31 दिसंबर, ओके 31 दिसंबर यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न AR। तो जिस दिन ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न है वहां से 5 years में अगर आपने किसी भी मंथ का रिटर्न नहीं दिया होगा या रिटर्न्स नहीं दिए होंगे, तो वो केस में वहां से 5 years में वो कभी भी केस ओपन कर सकते हैं। पर जनरली वो सेक्शन 62 की एक्शन एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट है उसके बाद लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो 5 years में कभी भी ओपन कर सकते हैं और आपका बेस्ट ऑफिस जजमेंट असेसमेंट कर लेंगे। सर ये बेस्ट ऑफिस जजमेंट क्या होता है, फिर क्या होता है, जैसे एग्जांपल लो कि कोई कोचिंग क्लासेस है और कोचिंग क्लासेस वालों ने रिटर्न नहीं दिया, फाइल नहीं किया, मैं तो देता हूँ पर किसी ने नहीं फाइल किया, तो ठीक है बेटा, फिर जो इन्फॉर्मेशन है तुमने वेबसाइट पे वही टॉट 1 लाख स्टूडेंट, वही टॉट दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसा लिखा होगा, तो उसके बेस पर इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, स्टूडेंट्स को पूछते हैं, तो जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बेस पर बेस्ट ऑफिस जजमेंट ओके असेसमेंट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख इंटू क्या फीस है 15,000 इंटू 15,000, अरे भाई मेरे 1 लाख में वो भी स्टूडेंट है जो रिवीजन के है, वो भी स्टूडेंट है जो यूट्यूब चैनल पे है ओके जो फ्री रिवीजन के है, तुमने तो डायरेक्ट बेस जज कर लिया। हाँ ऑफिसर ने कहा पहला चांस आपका था, आपने रिटर्न दिया नहीं, हम तो बेस जजमेंट असेसमेंट कर लेंगे फिर तो, ठीक है, तो बेस्ट ऑफिस जजमेंट असेसमेंट कर लेगा। अब देखो एक ऐसा मेरा क्लाइंट था, ऑफिसर ने किधर के किधर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया उसका, यानी जितना टर्नओवर नहीं था उससे ज्यादा उसके 6 times टर्नओवर बता दिया। वो तो इतना डर गया, मैंने बोला फिर तू गलती क्यों किया भाई, रिटर्न फाइल कर देना था। ओके पर अब क्या करें, वो तो बेस्ट जजमेंट बहुत बड़ी पावर है उनके पास, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन मिली वो फ्लैट कर देते, फिर वो ये बड़ी पावर है। तो फिर ये सेक्शन ने एक रिलीफ दिया, और रिलीफ क्या, हमारे ऑफिसर ने किया बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वो विड्रॉ कर लेगा। हाँ सर विड्रॉ कर लेगा ना, हाँ पर कब विड्रॉ करेगा, देखो व्हेन असेसी फर्निश अ वैलिड रिटर्न विद इन 60 days ऑफ सर्विस ऑर्डर ऑफ बेस्ट जजमेंट। यानी गवर्नमेंट खुद कहती है कि जिस दिन बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर आई और तुम्हारे अगेंस्ट में जैसा उसको लगा असेसमेंट कर लिया, वहां से 60 days में, सुनना वहां से 60 days में आपने रिटर्न्स दे दिए सारे, जो भी टैक्स पीरियड के थे जो आपने नहीं दिए थे सारे दे दिए, इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन विथड्रॉन। ओके अगर रिटर्न आपने सबमिट कर दिए तो पूछने की भी जरूरत नहीं, डीम्ड टू हैव बीन विथड्रॉन, बट लाइबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट और लेट फी जो भी, ठीक है रिटर्न लेट हुआ ना भाई तो पेमेंट भी लेट हुआ होगा, पेमेंट लेट हुआ तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और लेट फी जो भी सेक्शन 47 की लगती है वो देना पड़ेगा। तो वो अगर इंटरेस्ट लेट फी और टैक्स पेमेंट आप कर देते हो, सारे रिटर्न फाइल कर देते हो 60 days के अंदर, अभी भी सुधरने का चांस है, तो आपकी जो भी बेस जजमेंट किया हुआ वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। इसलिए मैं बहुत सी बार क्लाइंट को कहता हूँ कि ठीक है बेस जजमेंट आ गया ना, डर मत, हम पुराने रिटर्न फाइल कर देंगे तो ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाएगा। ये आपको तो नॉलेज होना चाहिए, क्लाइंट डरा हुआ होता है। उसके बाद में extended time limit to file return, extended period up to 60 days is allowed on payment of additional late fee okay rupees 100 each day after 60 days of service of said assessment order। समझ लो सर कोई 60 पहले 60 days में, फर्स्ट 60 days में नहीं दे पाया फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, तो एक्सटेंशन मिल जाएगा और 60 days एक्सटेंशन मिल जाएगा, लेकिन जो आगे का एक्सटेंशन है उसके हर पर डे 100 रुपीज़ का आपको जो है यहाँ पे लेट फी लगेगा। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आप रजिस्टर्ड होगे तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या है, तो रजिस्टर्ड होगे तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको सेक्शन 46 की नोटिस आएगी कि आप रिटर्न फाइल करो विद इन 15 days फ्रॉम द ड्यू डेट, नहीं सॉरी फ्रॉम द नोटिस 15 days में आप रिटर्न फाइल करो, आपने नहीं दिया तो फिर ऑफिसर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जब वो एग्जीक्यूट करेगा तो ऐसे केस में यहाँ वो 5 साल के अंदर यानी जो रिलेवेंट पीरियड का एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट होगा वहां से 5 years के अंदर वो कभी भी केस ओपन करके बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा। लेकिन एक डिफॉल्ट यहाँ पे रिलीफ आपको ये दिया गया है कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुआ होगा और जिस दिन ऑर्डर आया वहां से 60 days में आप सारे रिटर्न्स दे देते हो, पेमेंट लेट फी और इंटरेस्ट दे देते हो, तो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट डीम टू बी विड्रॉन माना जाएगा। ओके आपने रिटर्न फाइल करने के बाद आपको नहीं पूछेंगे, डीम टू बी विड्रॉ माना जाएगा। और आगे का 60 days का एक्सटेंशन आपको मिलेगा, पर आगे का 60 days विथ 100 रुपीज लेट फी आपको ये एक्सटेंशन मिलेगा। मतलब ये लेट फी तो देनी पड़ेगी, मेरे वर्ड सुनना, ये लेट फी फॉर फाइलिंग लेट रिटर्न, ये लेट रिटर्न की लेट फी है और ये एक्सटेंशन की लेट फी है, दोनों अलग अलग है। ठीक है चलिए, ये तो था कि आपने रिटर्न नहीं फाइल किए। अब मैं आता हूं सेक्शन 63 पे।
यस बेटा, चलो आते हैं सेक्शन 63 पे। सॉरी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, वापस आते हैं सेक्शन 63 पे। तो देखो दोनों पार्ट में क्या डिफरेंस है, एक केस में वो रजिस्टर्ड पर्सन है, दूसरे केस में यहां पे अनरजिस्टर्ड पर्सन है और अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, जबकि लायबल टू रजिस्टर्ड है। अभी तक हमने क्या देखा, अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो रिटर्न देगा, नहीं देगा, रिटर्न दिया तो उस पर स्क्रूटिनी होगी, रिटर्न नहीं देगा तो बेस जजमेंट असेसमेंट होगा सेक्शन 62 में। उसके बाद में सेक्शन 63 में आते हैं। सेक्शन 63 ऐसे लोगों को कवर करता है जिन्होंने थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया, मतलब दे लायबल टू रजिस्टर या रजिस्ट्रेशन इज कैंसल, उसके बाद में भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपने थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया या रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ और उसके बाद में भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो ये एक्शन होती है। ये भी बेस्ड जजमेंट असेसमेंट होता है अनरजिस्टर्ड पर्सन पे। ऑफिसर बेस्ड ऑफ जजमेंट जो भी इंफॉर्मेशन उसकी मिलती है अपने हिसाब से असेसमेंट कर लेता है। पर इसमें आपको नोटिस आएगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो दिया ही जाएगा, 15 डेज का टाइम रिप्लाई करने के लिए दिया जाएगा आपको। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद में ऑर्डर समरी ये अपलोड की जाती है। मतलब भाई बे जजमेंट असेसमेंट किया पर कैसे समरी निकाली, कहाँ से इंफॉर्मेशन ली, जो टैक्स निकालने का ग्राउंड क्या था, ये पूरी समरी अपलोड की जाती है पोर्टल पे। और टाइम लिमिट फॉर द ऑर्डर, तो यहाँ टाइम लिमिट असेसमेंट ऑर्डर शैल बी इशूड विद इन 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच टैक्स रिलेट। मतलब टाइम लिमिट वही है कि जो टैक्स पीरियड में आपका टैक्स आ रहा था और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था, उस टैक्स पीरियड का एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट होगी वहां से 5 years में कभी भी ऑफिसर बेस्ड ऑफ हिज जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। देखो अब 63 और 62 में क्या डिफरेंस है। 62 में वो रजिस्टर्ड था लेकिन रिटर्न नहीं दे रहा था, वो रजिस्टर्ड था लेकिन रिटर्न नहीं दे रहा था। 63 में ध्यान से सुनना, 63 में यहां पे एक मिनट, कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है क्या, ठीक है। तो 63 में अब अनरजिस्टर्ड थे, 62 में आपको नोटिस सेक्शन 46 के अंडर में आती है। तो 63 में जो है आपको नोटिस कोई अदर सेक्शन में, इसी सेक्शन में नोटिस आएगी और 15 डेज में रिप्लाई देना पड़ेगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका बेस जजमेंट असेसमेंट 62 में हुआ तो ऑर्डर विड्रॉ हो सकती है अगर आपने 60 डेज में रिटर्न दे दिए विथ टैक्स पेमेंट, लेट फी एंड इंटरेस्ट। लेकिन जहां तक देखा जाए यहां विड्रॉवल नहीं है, मतलब आपने यहां पे एक बार, मतलब ऑफिसर ने एक बार बेस जजमेंट असेसमेंट कर दिया, अब विड्रॉ नहीं हो सकता। इसलिए बहुत सी बार मैं लोगों को कहता हूं रजिस्टर्ड होने के बाद अगर तेरे को रिटर्न नहीं देना है तो उसमें ज़्यादा बेस जजमेंट हो जाता है, तो कुछ तो कर पाएंगे, पर तू अनरजिस्टर्ड है तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये था सेक्शन 63। उसके बाद में नीचे सेक्शन 64 दिया है समरी असेसमेंट। ये समरी असेसमेंट क्या है कि बहुत सी बार ऑफिसर को ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मिले हैं कि भाई यहाँ पे पर्सन ने कुछ टैक्स छुपाया हुआ है और उसको अभी इमीडिएट नहीं रोका गया तो इट एडवर्सली अफेक्ट द रेवेन्यू, तो वहाँ समरी असेसमेंट करते हैं। देखो अभी यहाँ अगर आप देखोगे समरी असेसमेंट में, व्हेन पीओ हैज एविडेंस शोइंग टैक्स लायबिलिटी ऑफ पर्सन एंड डिले एडवर्सली अफेक्ट रेवेन्यू, ही शैल पास द समरी असेसमेंट ऑर्डर प्रायर अप्रूवल ऑफ एसी, मतलब एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर इज नीडेड। मतलब कैसा, बहुत सी बार यहाँ पे आपने बहुत सी बार मूवी में देखा होगा, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई कोई जो है विलन यहाँ छुपा हुआ है, ओके कोई टेररिस्ट यहाँ पे छुपा हुआ है। अब उसको जो है ना फटाफट कुछ एक्शन लेनी होती है। अब वो एक्शन लेने के लिए वो यहाँ पे परमिशन लेके फटाफट सारा टीम जमा करेगा, एक्शन लेगा, ऐसा। तो वो पुलिस के केस में आपने देखा, वैसे ही यहाँ पे होता है कि कुछ स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली है और इमीडिएट एक्शन नहीं लिया तो वो केस में इट विल एडवर्सली अफेक्ट द रेवेन्यू। ठीक है ना, कैलकुलेशन वगैरह बाद में होते रहेंगे, पर अभी तो एक्शन लेते हैं यार, जाके चेक करते हैं। तो ऐसे केस में एक समरी बना के ले लेते हैं। अब पता चला इंफॉर्मेशन यहाँ पे कुछ मिली है, अब देखो यहाँ सर्च अलग, सर्वे अलग, और यहाँ पे जो बायर के रिकॉर्ड से इंफॉर्मेशन मिली, बिल्डर की या कोई अदर रिकॉर्ड से कि पता चला बायर पकड़ा गया। सॉरी बेटा 2 मिनट। ओके तो यहाँ पता चला कि बायर पकड़ा गया, उसके रिकॉर्ड में पता चला कैश दिया गया और कोई बिल्डर को कैश दिया गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में फटाफट एक समरी बनाओ, कितना कैश दिया तूने, ऐसा ऐसा समरी बनाओ। एक्चुअल देखते बैठेंगे बाद में, और समरी पे टैक्स लायबिलिटी क्रिएट कर लो। ओके टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करो, ऑर्डर दे दो, विड्रॉल ऑफ ऑर्डर। लेकिन देखो ये समरी कितना भी, तो गवर्नमेंट को प्रोविजन रखनी पड़ेगी क्योंकि वो समरी सही है गलत है पता नहीं, वो तो इमीडिएट एक्शन लेना था इसलिए ऑर्डर बना दी, इतना टैक्स दे दो समरी बना के। पर विड्रॉल हो सकती है ऑर्डर इफ असेसमेंट ऑर्डर इज इरोनियस। ध्यान से पढ़ना, इफ असेसमेंट ऑर्डर इज इरोनियस, हाँ सॉरी, ऑर्डर इज इरोनियस, एप्लीकेशन
अब टैक्सेबल पर्सन विद इन 30 days ऑफ सच ऑर्डर और एन इज ओन मोशन एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर में विड्रॉ सच ऑर्डर एंड मे इंस्टेड फॉलो द प्रोसीजर ऑफ 73-74। समरी असेसमेंट ऑर्डर तो आ गई, लेकिन टैक्स पेयर ने कहा कि सर ये ऑर्डर बिल्कुल सही नहीं है, ओके कुछ भी कर दिया आपने समरी, या एडिशनल जॉइंट कमिश्नर को ऐसा लगा कि नहीं इरोनियस है, गलत है, तो फिर वो ऑर्डर विड्रॉ करके सेक्शन 73-74 के तहत नोटिस इशू की जाएगी। अब डीम टैक्सेबल पर्सन, इफ taxable person is not ascertainable such liability pertain to supply of goods, person in charge shall be a taxable person। कोई ट्रक पकड़ा गया, कोई कन्वेंस पकड़ा गया, पूछा गया किसका गुड्स है, नहीं मालूम, तो ऐसे केस में जितने भी गुड्स है उसकी समरी असेसमेंट कर दी, टैक्स लाइबिलिटी निकाल ली, और अब वो ऑर्डर देना है। अब ये जो ऑर्डर देना है समरी असेसमेंट का, ड्राइवर ओनर का नाम ही नहीं बता रहा, मैं नहीं बताता ओनर का नाम, ओनर ने पहले इंस्ट्रक्ट करके दिया था, तो ड्राइवर ओनर का नाम ही नहीं बता रहा है, तो चलो अगर ड्राइवर ओनर का नाम नहीं बताया तो समरी असेसमेंट ऑर्डर ड्राइवर के हाथ में, और उसको ही पर्सन माना जाएगा, बेटा तू दे, चाहे कुछ भी हो जाए तू दे, ओके, तो ड्राइवर बेटा नाम बता रहे नहीं तो तू दे। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया असेसमेंट। सेकंड आते हैं ऑडिट पे बेटा, ओके, तो असेसमेंट वाला पार्ट सारे सेक्शन हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे रिवाइज कर लिया। सेकंड आते हैं ऑडिट पे। Now audit means examination of records, written and other document maintained or furnished by a registered person as per law। ठीक है, कुछ नहीं, ये तो ऑडिट, आपको ऑडिट का मीनिंग नहीं पता तो फिर तो मुश्किल है कि जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए वो एज पर लॉ, सारी एडजस्टमेंट, सारा चीज़ें एज पर लॉ है कि नहीं है, वो चेक करना है ना ऑडिट। अब दो ऑडिट होते हैं सेक्शन 65 में, एक होता है डिपार्टमेंटल ऑडिट, एक होता है डिपार्टमेंटल ऑडिट, और दूसरा होता है स्पेशल ऑडिट। अब डिपार्टमेंटल ऑडिट क्या होता है, मतलब ये ऑडिट कोई सीए में नहीं करता, ये ऑडिट जो है डिपार्टमेंट की खुद ऑडिट टीम होती है वो करती है। कब करती है, चलो पॉइंट वाइज देख लेते हैं। ऑडिट अथॉरिटी, कमिश्नर और ऑथराइज ऑफिसर अंडरटेक द ऑडिट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। ये ऑडिट टीम ही अलग होती है अंडर द कमिश्नर, और वो रजिस्टर्ड पर्सन का ऑडिट कर सकती है। नोटिस टू रजिस्टर्ड पर्सन टू बी गिवन एटलीस्ट 15 वर्किंग डेज प्रायर टू कंडक्ट ऑफ ऑडिट। 15 दिन पहले नोटिस दी जाती है कि भाई हम आपके फर्म का ऑडिट करने वाले, आपके कंपनी का ऑडिट करने वाले, सारे रिकॉर्ड रेडी रखो, तो 15 डेज बिफोर दिया जाता है। ऑडिट पीरियड फाइनेंशियल ईयर और पार्ट देयर ऑफ और मल्टीपल देयर ऑफ। अब देखो ऑडिट में ऐसा नहीं है कि एक ही फाइनेंशियल ईयर जाएगा, जब डिपार्टमेंट ऑडिट करता है तो 2-3 फाइनेंशियल ईयर्स लिए जा सकते हैं, या पार्ट देयर ऑफ हो सकता है 3 years 6 months, 3 years 3 months भी लिया जा सकता है। ऑडिट पीरियड इसमें मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, पार्ट भी हो सकता है। प्लेस ऑफ ऑडिट, एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन और इन देयर ऑफिसेस, इन देयर मतलब डिपार्टमेंट ऑफिस। तो ऑडिट हो सकता है ये जो जीएसटी का ऑफिसर्स है आपके प्लेस पे आ जाए, या वो अपने ऑफिस में बुलाए कि भाई मेरे ऑफिस में आ जाओ ऑडिट करने। टाइम लिमिट ऑफ कंप्लीशन विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, एक्सटेंशन फॉर फर्दर 3 months। मतलब जिस दिन भी ऑडिट कमेंस हुआ, ध्यान सुनना, जिस दिन भी ऑडिट कमेंस हुआ वहां से 3 महीने के अंदर ऑडिट कंप्लीट करना पड़ेगा, जो पर उसको फर्दर 6 months का एक्सटेंशन मिल सकता है। कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट शैल बी द डेट ऑन विच रिकॉर्ड आर मेड अवेलेबल और एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिट एट द प्लेस ऑफ बिजनेस विच इज लेटर। नाउ क्योंकि ये कमेंसमेंट से आपको, ये जो कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट है यहाँ से 3 months में ऑडिट कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो 3 महीने में आपको ऑडिट कंप्लीट करना है, तो कब माना जाएगा कि कमेंस हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार करना। इसके ऊपर 2 मार्क का एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है या नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जिस दिन रिकॉर्ड्स अवेलेबल करवाए वहां से 3 months, या आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे ऑडिट चालू हुआ तो वहां से 3 months, विच एवर इज लेटर। मतलब आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे आए और आपने रिकॉर्ड 10 दिन बाद दिए तो वहाँ विच इज लेटर, या फिर आपने रिकॉर्ड पहले दिए फिर हम आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे आए तो विच इज लेटर, वहाँ से 3 months। कंडक्ट ऑफ ऑडिट, आरपी शैल फैसिलिटेट वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अथॉरिटी एज रिक्वायर्ड, रेंडर द यहाँ पे असिस्टेंट। जब भी हमारी ऑडिट टीम आएगी आरपी की कुछ जिम्मेदारियां बनती है, वो सारे रिकॉर्ड्स वेरीफाई करने के लिए हेल्प फैसिलिटेट करना चाहिए, ओके, यहाँ पे इंफॉर्मेशन सारी देना चाहिए, असिस्ट भी पूरा करना चाहिए। पीओ में इन्फॉर्म आरपी डिस्क्रिपेंसीज नोटिस एंड आरपी में फाइल द रिप्लाई। ऑडिट में कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिलती है तो उसका रिप्लाई आपको देना पड़ेगा। ऑडिट फाइंडिंग एंड ऑब्जर्वेशन टू बी इंटीमेटेड विद इन 30 days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ ऑडिट। जिस दिन भी ऑडिट कंक्लूड हुआ उसके 30 दिन में जो भी फाइंडिंग्स हुई वो इंटीमेट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। टैक्स अवॉइडेंस और रॉन्ग आईटीसी डिटेक्टेड, हाँ, अब ये ऑडिट में ये पता चला कि आपने टैक्स अवॉइडेंस किया है या फिर आईटीसी तुमने एक्स्ट्रा लिया है, ओके,
रॉन्ग आईटीसी लिया है तो वो केस में आपके अगेंस्ट में एक्शन 73, 74 या 74A में आपके अगेंस्ट में एक्शन ली जाएगी। तो ये कुछ नहीं, पॉइंट वाइज मैनर में पढ़ के जाना। ऑडिट जो हमने यहाँ पे देखा, डिपार्टमेंटल ऑडिट, अथॉरिटी कौन, नोटिस 15 दिन पहले, ऑडिट पीरियड ओके वो मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर का हो सकता है, प्लेस ऑफ ऑडिट आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे या डिपार्टमेंट ऑफिस में भी हो सकता है, विद इन 3 मंथ्स, एक्सटेंडेबल 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, कमेंसमेंट ओके जिस दिन रिकॉर्ड दिए या आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे आया, विच इज लेटर। कंडक्ट ऑफ ऑडिट में सपोर्ट पूरा करना पड़ेगा, ऑडिट फाइंडिंग्स 30 दिन के अंदर इंटीमेट करनी पड़ेगी, और टैक्स अवॉर्डेंस मिला तो एक्शन होगा। पर सर ये ऑडिट कब होता है, ये तो कमिश्नर डिसाइड करता है, यानी ऐसा नहीं कि ये कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन होगी तो ऑडिट होगा, ऐसा नहीं है। वो टाइम टू टाइम ऑडिट करते रहते हैं इंडस्ट्रीज के ओके और सैंपल बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं या रिस्क बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं, उनका एक रिस्क एनालिसिस होता है, उसके बेस पर वो सिलेक्ट करते हैं। नाउ सेक्शन 66 स्पेशल ऑडिट। अब सेक्शन 66 जो स्पेशल ऑडिट है बेटा, यहाँ पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट देखो, ड्यूरिंग स्क्रूटिनी, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और एनी अदर प्रोसीडिंग इफ ऑफिसर इज ऑफ ओपिनियन दैट वैल्यू हैज नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर्ड, वैल्यू हाईलाइट करना, या रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, ये स्पेशल ऑडिट दो केस में ही हो सकते हैं, वैल्यू में कुछ गड़बड़ है या फिर रॉन्ग अवेलमेंट है, ये दो केस में ही, रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी दो केस में हो सकते हैं। और ये वैल्यू में गड़बड़ है या रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी ये पता चला स्क्रूटिनी करते वक्त, इंक्वायरी करते वक्त, इन्वेस्टिगेशन करते वक्त या कोई भी प्रोसीडिंग करते वक्त। तो इसकी कुछ बातें समझ लो। सबसे पहले तो ये स्क्रूटिनी हुई, ये स्क्रूटिनी के बाद ही स्पेशल ऑडिट हो सकता है। स्क्रूटिनी हुई या इन्वेस्टिगेशन हुआ या कोई भी प्रोसीडिंग हुई और उसमें पता चला कि वैल्यू करेक्टली डिक्लेयर नहीं है एज पर सेक्शन 15 रीड विथ रूल्स, या आईटीसी एज पर सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20, 21 कि रॉन्गली अवेल लिया गया है, तो फिर ये ऑडिट होता है। ये ऑडिट कौन करता है, तो डायरेक्शन ऑफ ऑडिट शैल बी मेड विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर टू गेट रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट एग्जामिन एंड ऑडिटेड। स्पेशल ऑडिट शैल बी कंडक्टेड इवन ऑडिट हैज बीन डन अंडर एनी प्रोविजन ऑफ जीएसटी एक्ट। भाई ये स्पेशल ऑडिट नाम ही है स्पेशल, तुमने कोई भी ऑडिट किया हो ओके आपको ये स्पेशल ऑडिट करना पड़ेगा अंडर द डायरेक्शन ऑफ कमिश्नर। इसके लिए सीएससीए में यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है बाय कमिश्नर, क्योंकि देखो ये ऑडिट में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होगी जिसमें अकाउंटिंग का, टैक्स का लॉ, बहुत टैक्स का नॉलेज जो है बहुत डिटेल में होना जरूरी है और कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होगी तो ही तो सीएससीए में ये ऑडिट कर सकता है। तो ये पैनल पे होते हैं सीएससीए में डिपार्टमेंट के, और फिर नॉमिनेट किया जाता है बाय कमिश्नर कि भाई ये सीए से या एसीए में से ऑडिट करवा लो ओके और असाइनमेंट दी जाती है। ऑडिटर शैल सबमिट द रिपोर्ट टू एसी विद इन 90 डेज, एक्सटेंडेबल फॉर फर्दर 90 डेज, ध्यान रखना 90 डेज और एक्सटेंडेबल फॉर फर्दर 90 डेज। ऑडिट एक्सपेंसेस टू बी डिटरमाइंड एंड पेड बाय कमिश्नर। इसके ऑडिट के खर्चे टैक्स पेयर पे नहीं आते हैं, इसके ऑडिट के खर्चे डिपार्टमेंट पे आते हैं, कमिश्नर पे करता है। तो ऑडिट फीस हमें कमिश्नर से मिलती है। मैं पैनल पे था, एक्साइज के पैनल पे था, मेरे को बहुत कम ऑडिट फीस मिलती थी लेकिन मैं था पैनल पे। भाई वो एक आपका अच्छा रेपो होता है, तो पैनल पे रहना अच्छी बात है। नाउ अगर टैक्स अवॉइडेंस या रॉन्ग आईटीसी दिखा तो आपके अंडर 73, 74 की एक्शन हो सकती है। तो ये था दोनों ऑडिट, डिपार्टमेंटल ऑडिट एंड स्पेशल ऑडिट, अच्छे से पढ़ के जाना। बहुत ही इजी चैप्टर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, पॉइंट्स लिखो मार्क्स लो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नाउ सेक्शन 71 एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस। अब एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस मतलब कभी कभी नॉर्मल सर्वे, जिसको मैं कहता हूँ कि चलते फिरते सर्वे होता है कि भाई कोई प्रीमाइसेस का देखना है प्रोसेस सही चल रही है क्या, एक्टिविटी सही चल रही है क्या, कोई वो बंदे ने फ्रॉड किया, फ्रॉड नहीं किया है, कोई हमारे पास रीजन भी नहीं है कि इसने कोई टैक्स अवॉइडेंस किया, बस चलते फिरते एक्सेस लेना ओके उसको सेक्शन 71 में ये पावर है। ड्यूली एम्पावर्ड ऑफिसर, हाँ ये अंडरलाइन करना, ड्यूली एम्पावर्ड ऑफिसर कैन एक्सेस टू एनी बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। हाँ लेकिन ये एक्सेस सिर्फ बिजनेस प्रीमाइसेस पे हो सकता है, घर पे नहीं, फार्म हाउस पे नहीं, ये बिजनेस प्रीमाइसेस पे हो सकता है ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। ड्यूरिंग एक्सेस अगर कभी कोई नॉर्मल सर्वे हुआ, ड्यूरिंग एक्सेस प्रॉपर ऑफिसर कैन इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स वगैरह एंड अदर थिंग्स। कुछ नहीं, आप सब कुछ सही चल रहा है क्या ये देखना है, बुक्स ऑफ अकाउंट सही ढंग से है, डॉक्यूमेंट सही ढंग से है, कंप्यूटर में आप रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो तो प्रॉपर सॉफ्टवेयर मेंटेन कर रहे हो और अदर थिंग्स। अब अगर ये नॉर्मल सर्वे हुआ, एक्सेस हुआ, तो पर्सन इन चार्ज ऑफ द प्रीमाइसेस बाउंड टू फर्निश सच डॉक्यूमेंट टू ऑफिसर और टू ऑडिट पार्टी डिप्यूटेड बाय प्रॉपर ऑफिसर टू कैरी आउट स्पेशल ऑडिट। हाँ तो ये स्पेशल ऑडिट जो है सीएनएजी भी करता है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या कोई ऑफिसर सर्वे के लिए आया है तो उसको पूरा सपोर्ट यहाँ देगा ओके रजिस्टर्ड पर्सन जो, या फिर पर्सन इन चार्ज जो होगा, अकाउंट टीम का हेड होगा, जो भी होगा वो पूरा सपोर्ट देगा। रिकॉर्ड्स कवर रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड बाय ट्रायल बैलेंस ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, ये सारे रिकॉर्ड्स वो जब सर्वे हुआ तब देगा। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, असेसमेंट, ऑडिट एंड एक्सेस।
अब देखेंगे हम इन्वेस्टिगेटिव पावर। तो नीचे आ जाओ। ओके, इन्वेस्टिगेटिव एक्शन में इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट, इसमें सेक्शन 67, 60, 67 1, 67 2, नीचे सेक्शन 68 है और सेक्शन 69, 72, ये सेक्शन हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो क्या है इंस्पेक्शन, हम वर्ड देख रहे हैं इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर, ये थोड़ी सीवियर पावर है, ये सर्वे नहीं है, ये थोड़ी सीवियर पावर है। कब यूज किया जाता है? सेक्शन 67 1 की पावर डिपार्टमेंट अभी बहुत यूज कर रहा है। 67 1, 67 2, 67 1 में इंस्पेक्शन होता है, तो 67 2 में सर्च और सीजर होता है। ठीक है, अब इंस्पेक्शन क्या मीन्स एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग समथिंग बाय प्रॉपर ऑफिसर ऑन रीजन टू बिलीव रिकॉर्डेड इन राइटिंग। तो ये क्या है कि कुछ रीजन है ऑफिसर के पास और उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ छुपाया है, रीजन है उसके लिए, वो बिलीव करने के लिए रीजन है, तो तब इंस्पेक्शन होगा। ये सॉफ्टवेयर प्रोविजन देन सर्च, सर्च नहीं हो रहा है, रेड नहीं हो रहा है, नॉर्मल इंस्पेक्शन होगा। रेड में तो भाई साहब मैं आपको बताऊंगा सेकंड पार्ट में, ओके, बहुत सीवियर एक्शन हो जाती है, लेकिन जहां तक देखा जाए तो ये जस्ट सॉफ्टवेयर प्रोविजन है, जनरल इंस्पेक्शन हो रहा है। ओके, और रीजन टू बिलीव होना बहुत जरूरी है कि कुछ तो उसके पास रीजन है जिसमें उसको ऐसा लग रहा है कि आईटीसी ज्यादा ले लिया या फिर टैक्स कम पे किया, व्हाट एवर इट में भी। नाउ सर्कमस्टेंसेस जो केस में इंस्पेक्शन होता है, तो ज्वाइंट कमिश्नर हैज रीजन टू बिलीव दैट, ज्वाइंट कमिश्नर हैज रीजन टू बिलीव दैट। अब देखो तीन लोग हैं, ट्रांसपोर्टर, सॉरी टैक्सेबल पर्सन, ट्रांसपोर्टर और वेयर हाउस कीपर। तो सबसे पहले हम टैक्सेबल पर्सन के अगेंस्ट में इंस्पेक्शन कब होता है? सप्रेस एनी ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, डाउट है कि कोई ट्रांजेक्शन वो सप्रेस कर रहा है, सप्रेस स्टॉक इन हैंड, क्लेम एक्सेस आईटीसी या कॉन्ट्रावेंट एनी प्रोविजन टू एवॉइड द टैक्स। तो अगर किसी भी टैक्सेबल पर्सन से रिलेटेड ऑफिसर को ऐसा लगा कि भाई सप्लाई सप्रेस हुआ है, स्टॉक सप्रेस हुआ है, आईटीसी गलत लिया है या फिर कोई कॉन्ट्रावेंशन टू एवॉइड द टैक्स होगा, तो वो प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ दिस टैक्सेबल पर्सन, प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ दिस टैक्सेबल पर्सन इंस्पेक्ट कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे भी वो इंस्पेक्शन प्लेस ऑफ बिजनेस का ही करेगा, वो घर पे नहीं आएगा, घर पे नहीं आएगा, फार्म हाउस में नहीं आएगा और कहीं नहीं आएगा, सिर्फ प्लेस ऑफ बिजनेस का इंस्पेक्शन कर सकता है। अगर आप ट्रांसपोर्टर है या वेयर हाउस कीपर है और उसको लग रहा है कि ये भी फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तो केप गुड्स विच हैव एक्सेप्ट द पेमेंट ऑफ टैक्स, तो इन कहाँ गुड्स रखे गए, ओके, जिस पे टैक्स नहीं दिया गया, उनको डाउट है, इंस्पेक्शन करना है, तो ट्रांसपोर्टर का इंस्पेक्शन, वेयर हाउस कीपर का इंस्पेक्शन, या केप गुड्स अकाउंट इन द मैनर लाइकली टू कॉज इवेजन ऑफ टैक्स, या उनके बुक्स ऑफ अकाउंट, इनको डाउट है कि उसके बुक्स ऑफ अकाउंट ऐसे रखे गए हैं कि भाई प्रॉपर वे में नहीं है, जिसमें इवेजन के यहाँ पे फील आ रहा है कि इवेजन कुछ हुआ है, तो वो केस में इंस्पेक्शन कर सकता है उनके बिजनेस प्लेस का, उसके बिजनेस प्लेस का। अब देखो बेटा, ये तो हुआ सेक्शन 67 1 का इंस्पेक्शन, सॉफ्टर पावर देन सर्च और रेड। लेकिन सेक्शन 67 2 जो है ये पावर देता है सर्च सीजर, मतलब रेड का। कभी रेड मूवी देखना यहाँ पे अजय देवगन की, आपको पूरी प्रोसेस समझ में आएगी कि कैसे रेड किया जाता है। सबसे पहले रेड कब होता है, यानी सर्च सीजर कब होता है? एन अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग, डिस्कवर एविडेंस ऑफ क्राइम बाय केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ प्लेस, पर्सन, सब्जेक्ट। मतलब क्या, ये पक्का है कि इस बंदे ने छुपाया, सीलिंग में पैसा छुपाया, दीवार में पैसा छुपाया, इधर छुपाया, रिकॉर्ड छुपाया, कुछ तो गड़बड़ की है और ढूंढ के निकालना, अटेम्प्ट टू फाइंड एनीथिंग, बड़ा सीवियर एक्शन होता है। ओके, मतलब जब रेड मूवी देखोगे आप, या फिर इसके प्रोसेस में आपको बताओ, तो फैक्ट्री में आ गए, फैक्ट्री में गेट बंद कर दिया, लॉक लगा दिया, सारे डोर सील कर दिए, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो अंदर रखे गए, ओके, अकाउंट हेड्स वगैरह सारे अकाउंटेंट्स जो है अंदर रखे गए, लेबर को अंडर चेकिंग बाहर निकाला गया। ऐसे सारी एक्शन यहाँ पे सर्च सीजर में होती हैं। रिक्वायरमेंट, अगर सर्च करना है तो सर्च वारंट चाहिए, इशूड बाय ज्वाइंट कमिश्नर अबव रैंक ऑफ ऑफिसर बिफोर स्टार्ट ऑफ सर्च, लेडी ऑफिसर भी अकम्पनीड चाहिए, 2 इंडिपेंडेंट विटनेस भी चाहिए, और पूरा पंचनामा होगा, पंचनामा साइन बाय ओनर विटनेस कंटेनिंग लिस्ट ऑफ गुड्स एंड डॉक्यूमेंट। मतलब क्या कि भाई ये, और ये बताओ कि ये जो सर्च होता है इसमें प्लेस ऑफ बिजनेस की जरूरत नहीं है, ये कहीं पे भी जा सकते हैं, घर पे, फार्म हाउस पे, जहाँ जहाँ इनको इंफॉर्मेशन मिली ढूंढ के निकालता है। तो हो सकता है कि भाई कभी कभी चेकिंग लेडी का भी करना पड़े, तो अकम्पनीड विद लेडी ऑफिसर भी होना चाहिए। हर सर्च करते वक्त विटनेस भी होना चाहिए कि भाई देखो हमको ये मिला, विटनेस की साइन होती है, जो भी मिलता है उसका पंचनामा बनता है, पंचनामा में यहाँ पे कैश मिली, ये मिला, यहाँ पे गुड्स मिले, यहाँ पे स्टॉक मिला, यहाँ पे रिकॉर्ड मिले, पूरी लिस्ट बनाई जाती है, उस पर साइन वगैरह किया जाता है। तो ये सर्च में सारी एक्शन ली जाती है।
पावर ऑफ ऑफिसर एंड राइट टू सेफगार्ड द पर्सन, ऑफिसर की पावर, सर्च एंड सीजर, डिटेन द गुड्स, लायबल टू कॉन्फिस्केशन एंड डॉक्यूमेंट बुक्स और सारे गुड्स और बुक्स अकाउंट रिकॉर्ड्स डिटेन कर लेंगे, अपने साथ लेके चले जाएंगे, सील लगा देंगे। उसके बाद में ब्रेक ओपन द डोर्स, अलमीरा, बॉक्स इफ एक्सेस इज डिनाइड, अरे ये तो दीवार छत सब तोड़ डालते हैं, ओके अगर नहीं एक्सेस दिया तो। सील द प्रीमाइसेस इफ एक्सेस इज डिनाइड। राइट टू सेफगार्ड पर्सन, अच्छा जिसका सर्च हो रहा है उसके पास क्या सेफगार्ड है, कोई भी आके सर्च करके चल जाएगा, ऐसा थोड़ी है। पहले तो सीज गुड्स डॉक्यूमेंट नॉट टू बी रिटन बियॉन्ड नेसेसरी पीरियड, इट शुड बी रिटन विद इन 30 days ऑफ इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस और 6 months फ्रॉम द सीजर विच इज लेटर। देखो जो भी डॉक्यूमेंट हमारे रिकॉर्ड सीज किए गए वो 30 दिन के अंदर वापस करना पड़ेगा, जब भी ये इसकी शो कॉज नोटिस आएगी या 6 months फ्रॉम द सीजर विच एवर इज लेटर, वापस करना पड़ेगा। हम फोटो कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट ले सकते हैं और इन्वेंटरी ऑफ सीज गुड्स टू बी मेड बाय द ऑफिसर, और हम क्या क्या सीज किया उसकी इन्वेंटरी ले सकते हैं जिसका भी सर्च हुआ। तो ये था बेटा रिगार्डिंग टू सर्च और सीजर। अरेस्ट है तो अगर आपने ऐसा कोई ऑफेंस किया होगा जो सेक्शन 132 का आगे बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो वो केस में अरेस्ट हो जाता है, और अरेस्ट करने के लिए हम पुलिस ऑफिसर का हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा चैप्टर हमने कंप्लीट किया और वो था असेसमेंट, ऑडिट, सर्च एंड सीजर। बहुत अच्छे से मैंने आपको कवर कर लिया। ओके ये चार्ट पढ़ो और बस क्वेश्चनर के क्वेश्चंस पढ़ो, इनफ, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों इस तरह से हमने हमारा ये रिवीजन कंप्लीट किया है। ऐसे मेरे रिवीजन वीडियो आते रहेंगे, आपकी कमेंट्स और आपका लाइक यहाँ पे जरूर दीजिएगा। और यस यहाँ पे आने वाले वीडियो कुछ और प्रोसीजर से रिलेटेड है, कीप इन टच, फॉलो कीजिएगा यहाँ पे थिंक जीएसटी, थिंक विशाल सर यूट्यूब चैनल। ओके और ये मैक्सिमम शेयर कीजिएगा आपके सारे दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।